हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो सब्जेक्ट साइंस हो जाता है, इसके 2016 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लघुत्तरीय में, उन सभी को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स? और अगर देखिए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 2016 में जो आए हुए लघुत्तरीय हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है ना? ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाएं। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। आप देखिए सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जिन चीजों को टच करने से तार में करंट लग जाता है वो सुचालक हैं। ठीक है ना? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे आपको तार को टच करना है, किसी तरीके से उसको जोड़ना है, आपने देखा है जब आते हैं बनाने वाले तो वो क्या करते हैं, उसमें प्लास में रबड़ चढ़ी हुई होती है, तो इसलिए उसमें करंट नहीं मारता है ना। जैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो सूखी लकड़ी से उसको हटाया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऊष्मा की कुचालक हो जाती है। तो ऐसे आप याद रख लें। ठीक है ना? और इसमें क्या है, सूखी लकड़ी आती है, कुचालक में सूखी लकड़ी आती है और सुचालक में गीली लकड़ी आती है, क्योंकि आप गीली लकड़ी को तार पे करेंगे, कुछ भी टच करेंगे तो वो करंट मार देगा, है ना? यही तो होता है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इसका गलनांक कम होता है। इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसको समझ लेते हैं। सर्वप्रथम कागज पर लोहे का बुरादा लेकर फैला दें। उसके बाद एक छड़ चुंबक के लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे को बुरादा यानी लोहे का जो बुरादा है सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आप ही देखिए, जब चुंबक होता है और उसके लोहे के बुरादे पे आप डाल दो तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ये चिपका हुआ होता है ना, इसकी अपेक्षा। तो यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आप इस तरह से समझ लें। क्वेश्चन आपका हो जाता है खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाएं। तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चैन। चैन का मतलब क्या होता है? एक सीधी, देखिए यही तो ऐसे चैन होती है ना, तो एक सीधी चैन बन रही है। यानी देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश में पेड़ पौधों ने अपना भोजन बना लिया। उसके बाद जो पेड़ पौधे उनको क्या कहते हैं? उत्पादक। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वेरी शॉर्ट में भी, जैसे बहुविकल्पीय टाइप, अति लघुत्तरीय टाइप, कि पेड़ पौधे क्या हैं? उत्पादक है, या नाम दे दिए चार, तो पेड़ उत्पादक है, उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। इस तरीके से जो तब आपको पता होगा कि उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधे हैं, तो आपसे यहाँ पे गलती नहीं होगी, है ना। उसके बाद देखिए पेड़ पौधे उत्पादक हो जाते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी मतलब जो साग सब्जी खाते हैं वो हो जाते हैं। और उसके बाद आपका हो जाता है मांसाहारी, जो मांस मच्छी खाते हैं। तो इसमें भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इस तरह से होता है। इनमें खास श्रृंखला का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, एक खास श्रृंखला होता है और एक खाद्य जाल होता है। दोनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आ सकता है कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर बताएं, या एक कोई आ जाता है उसके बारे में आपको करना है।
फिर क्वेश्चन है आपका, डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताएं। तो डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत हो जाते हैं, ये सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर मानकर प्रतिपादित किया जाता है। प्राकृतिक वर्ण का यानी प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत, विभिन्नताएं हो जाती हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता हो जाती है, जीवन संघर्ष हो जाता है और जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा हो जाती है। इसमें आप डिटेल में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। यानी जीवन संघर्ष का मतलब क्या होता है कि मनुष्य को अपने जीवन में संघर्ष करना ही रहता है। अगर स्ट्रगल कोई नहीं करता है तो वो कैसे, क्योंकि हर एक चीज में, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप डीएलएड कर रहे हो तो इसमें आपको स्ट्रगल करना हो रहा है, तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाओगे। यही तो होता है ना, विभिन्नताएं, और सभी में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। और देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि जो इसके अनुकूल रह पाता है, कि जैसे जिसने संघर्ष करना सीख लिया है वो जीवन जिएगा, और जिसने संघर्ष करना नहीं सीखा है वो जीवन नहीं जी पाएगा। और जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, यानी कि जिस तरह से मछली की बहुत सारे अंडे होते हैं, मुर्गी की बहुत सारे अंडे होते हैं, मगर अगर इनमें से सारे बच्चे हो जाएं तो पृथ्वी पर एक ही चीज नजर आएगी, या मछली ही मछली नजर आएंगी, या मुर्गी ही मुर्गी नजर आएंगी, या इंसान ही इंसान नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ तो जिंदगी पाते हैं और कुछ नहीं पाते हैं, यही तो होता है ना। तो उसके बाद आप देख लें, सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया, सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा ले, कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देगा। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2Na सोडियम प्लस 2H2O जल एरो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, इसी में है, सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। Mg प्लस H2O एरो MaO प्लस H2 सोडियम, ये आपका सोडियम हो जाता है, Mg सोडियम है और H2O जल है, MaO मैग्नीशियम ऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है 18, यानी यहाँ पे 2016 के जो यानी 2016 के लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो जाएंगे। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। तो इस तरह से विद्युत बल्ब का आप अच्छे से चित्र बना सकते हैं, इसको समझ लें। यहाँ पे ये पिन लगी होती है ना, जो होल्डर में कसने के लिए पिन होती हैं, और ऊपर देखिए यहाँ पे पीतल की ये टोपी होती है, और ये कांच की एक छड़ होती है, और ये इसमें एक तार सुचालक तार होता है, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये ऐसे जिगजैग टाइप का ऐसा फिलामेंट बहुत हल्का हल्का बना होता है ना, वो फिलामेंट हो जाता है। और ये कांच का बल्ब, ये चारों, ये इसकी जो ये परिधि है, इसी को तो परिधि कहते हैं ना, तो ये क्या है, ये कांच का बल्ब हो जाता है। उसके बाद है, अब 2017 के स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चंस, तो इनको देख लेते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष क्या है? ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात VAI या V बराबर RI या R बराबर V/1 कॉन्स्टा। प्रतिरोध R के मध्य साथ विभवांतर स्रोत V का स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती है, अर्थात V बराबर IR। आप इस तरह से इसको चित्र से समझा सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा चित्र है, और यहाँ पे इस तरह से ये R प्रतिरोध है ना यहाँ पे, और ये माइनस और प्लस ये हो जाता है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं बहुत अच्छे से। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन कीजिए। यदि किसी सुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे की विद्युत रोधित तारों की नलिका को लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध की परिनालिका, इसे क्या कहते हैं? प्रबंध की परिनालिका कहते हैं।
इसके तार के सिरों को शुष्क शेल बी कुंजी आर तथा धारा नियंत्रण आर से जोड़ देते हैं। यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। विद्युत यदि उसमें परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है, क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दे तो उनके सिरों की विद्युतता भी बदल जाती है। आप इस तरह से इसको देख लें, बहुत अच्छे से आप लोग इसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होती कि स्टार्ट इसको कहाँ से करें, तो यहाँ से आप इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे ये चीज हो गई, उसके बाद इस तरह से आप इसको बना देंगे। ये तो आधार हो गया, ये द्वार हो गया, ये परिनालिका हो गई, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बी के आर इस तरह से इसको दिखाया गया है यहाँ पे, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है जैविक घटक क्या होते हैं, इनके घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जैविक घटक पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये उत्पादक, देखिए जो पेड़ पौधे हो गए, जैसे खरगोश क्या खाता है, खरगोश जैसे गाजर, मूली और घास, पत्ती, यही तो सब खाते हैं ना। तो ये जो है ये उत्पादक हो जाते हैं। और इसमें देख लेते हैं, देखिए हरे पौधे सभी प्रकार के पर्णहरित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया करके भोजन निर्माण करते हैं। अब हरे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश में बना लेते हैं, है ना। इनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। हालांकि सूर्य का प्रकाश तो सभी को मिलता है, लेकिन सब नहीं बना पाते हैं, है ना, निर्माण करते। अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है। इनको उत्पादक भी कहते हैं। अगर स्वपोषी आ जाए कहीं पर तो हरे पेड़ पौधे, और उत्पादक है तो हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन है, खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को भोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये खरगोश बना हुआ है, ये टिड्डा बना हुआ है, इसने देखिए इतनी ये आपकी मूली गाजर है इसको खा लिया, और इसने देखिए टिड्डे ने इस पत्ती को खा लिया। यानी यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये लोग ये चीज खाते हैं, है ना, यही तो खाते हैं, तो ये शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में देख लेते हैं, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोडेरा, ये हो जाते हैं द्वितीय उपभोक्ता। देखिए ये चिड़िया है, तो ये अगर जैसे कोई चीज रेंगती हुई जा रही, ये क्या करेगी, इसको उठा के खा लेगी। जैसे ये छिपकली है, ये कीट पतंगों को खाती है ना। तो इस तरह से इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का भोजन करते हैं, इसलिए ये जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे जोंक, मेढक, टोट, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर हो जाते हैं। तृतीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि हो जाते हैं। अब घटक एवं अपदरभोजी, ये परपोषी मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतुओं का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे टुकड़ों या भागों में न विभाजित हो जाएं। इन जीवों को अपदरभोजी या अपदरहारी कहते हैं। जैसे जो मांसाहारी है, मान लीजिए शेर ने कुछ खाया और उसका जो पदार्थ होता है कुछ टुकड़े बच जाते हैं, तो अगर ऐसे ही पड़े रहे तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर क्या गंदगी फैलेगी, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, जो अपघटक होते हैं, अपदरभोजी होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ये इनका इंतजार करते हैं जब वो छोटे टुकड़ों को ही उनको अपना भोजन ये बनाएंगे। तो इस तरह से हो जाता है। उदाहरण जैसे कवक है, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदाकृत, सूत्रकृमि, केचुआ, जूलस, स्प्रिंग टेल्स आदि ये सब भी हो जाते हैं। इनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण से होता है, इसके बचाव व उपचार क्या है। तो इनीमिया शरीर में खून की कमी, रक्ताल्पता का साधारण मतलब खून की कमी है ना। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी होने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति में थकान और कमजोरी महसूस करता है। बचाव व उपचार, चिकित्सक की सलाह के अनुसार
अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना, आयरन सप्लीमेंट लेना, प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास तरल पदार्थ लेना, हरी पत्तेदार सब्जियां लेना, ल्यूकीमिया रक्त पाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करना। उपचार, इसका उपचार औषधीय चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के द्वारा भी मरीजों की जीवन शैली में सुधार करते हुए अस्थि मज्जा के जमाव में कमी लाने या उपचार के बाद उचित देखभाल करना हो जाता है। लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी देखिए पिग आयरन का ये फिर से आपका क्वेश्चन आ गया, यानी कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन या निस्तापन से के पश्चात परगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्टी में की जाती है, जैसे भर्जित हेमेटाइड एस्को कार्बन कोक और चूना पत्थर के साथ मिलाकर। वात्या भट्टी, यहाँ पे वात्या भट्टी है और हमने गलती से वाल्या कह दिया था, ठीक है ना। वात्या भट्टी के प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के पश्चात कच्चा लोहा पिग आयरन प्राप्त होता है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। चित्र, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए चित्र की बात की गई है, तो चित्र हमने आपको बताया है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपका होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं इसका चित्र भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया जाता है समझाएं। रक्त वर्ग ए बी और ओ। ए बी क्या है, वो सर्वग्राही है, सभी का ब्लड उसको चढ़ा दो बिना, जैसे आपने उसको चेक किया ए बी ग्रुप का है तो कोई भी उसको ब्लड आप चढ़ा सकते हैं। ओ है तो कोई भी ब्लड ग्रुप किसी का कुछ भी हो, ओ वाला सभी को दे सकता है, यानी देने वाला सर्वदाता और पाने वाला सर्वग्राही, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे लघुत्तरीय स्टार्ट हो जाते हैं आपके। यहाँ पे देख लेते हैं, चुंबक के 2 गुण लिखिए। हालांकि लघुत्तरीय ही चल रहे हैं, लेकिन आपका जो 2016 2017 ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। चुंबक के गुण, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है, ठीक है ना। प्राथमिक उपचार को परिभाषित कीजिए। तो प्राथमिक उपचार आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब किसी के चोट लग जाए अचानक या कुछ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, तो जब डॉक्टर के पास जाने या डॉक्टर को बुलाने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक उपचार कहा जाता है। इसको देख लेते हैं। साधारण रूप से प्राय आपातकालीन स्थिति में जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कहते हैं, अर्थात संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या आपातकाल तक यानी अस्पताल तक जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली सहायता उपचार प्राथमिक सहायता कहलाती है। आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाता है, सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं, इनमें कुल 7 आवर्त हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें संशोधन भी हुआ है, उसको भी हमने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया कि जब संशोधन हो गया तब कितनी बची है ना। तो इसमें जब संशोधन होके तो आवर्त 7 तथा वर्ग 18, पहले कितने थे, तो आवर्त कितने थे, तो आवर्त आपके जो है 9 वर्ग तथा 7 आवर्त, तो आवर्त जो है वो 7 ही रहे, लेकिन वर्ग कितने हो गए, तो 18 हो गए। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद इसमें आपका हो जाता है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संक्षारण की विधियां, जैसे आप लोहे की कोई चीज है उस पे जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपके यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी होंगी तो जिसपे पेंट कर दिया जाता है ना। तो पेंट करके जिंक की परत चढ़ाकर तेल या ग्रीस जमा कर, यही तो सब करते हैं ना। तो इस तरह से ये हो जाता है। विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय आवश्यक हैं, संक्षेप में लिखिए। तो विद्युत धारा के बचाव, है ना, तो आग बुझाने के यंत्र काम की स्थिति में होने चाहिए। ट्यूबलाइट के बजाय एलईडी बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियों रिफ्यूज एरिया को खाली रखना चाहिए, यानी जहाँ पे ऐसे है वर्क तो वहाँ पे एकदम खाली जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच में कुछ रखा हुआ है तो उससे जब कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो भागने में आसानी नहीं रहती है ना। तो
यहाँ पे जगह खाली होनी चाहिए। कटे फटे अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को फौरन बदल दें। अगर तार में कहीं पे भी कोई जोड़ है, कुछ ऐसा है, तो उसको फौरन ही बदल देना चाहिए। बिजली के खंभों और वृक्षों यानी बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रखना चाहिए। जो बिजली के खंभे हैं ना, उन्हें पेड़ पौधों से दूर ही रखना चाहिए, धात्विक वस्तुओं से दूर रखना चाहिए। इस तरह से आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो दो पर लिखना है, तो देख लेते हैं। पादप जंतु और सूक्ष्म जीव पारितंत्र का जैविक घटक बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा के प्रयोग करने के आधार पर इन जैविक घटकों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक आपके हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, इनके बारे में लिख देते हैं। और हरे पौधे सभी प्रकार के पर्णरहित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधे में ही होती है। इनको उत्पादक कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता, खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये जंतु शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, एफिड, पादप, सूत्रकृमि जैसे हेटेरोडेरा आदि हो जाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो शाकाहारी जंतुओं का उपभोग करते हैं, इसलिए वे जंतु मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे मेढक, जोक, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया। मलेरिया फैलाने वाले मादा मच्छर ये हो जाते हैं। उसके बाद तृतीय उपभोक्ता, इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतुओं के अपना शिकार बनाते हैं, जैसे सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि हो जाते हैं। अपघटम, अपधर्भोजी। हालांकि इसमें जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछे गए हैं 2 पर आपको लिखना है, लेकिन आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि आपने जो यही चीज, हो सकता है ये 2 के बजाय 4 पूछ लें, है ना, तो सभी चीजें पता होनी चाहिए। अपघटन एवं अपधर्भोजी, ये परपोषी मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इन्हें अपघटक कहते हैं। परंतु कुछ जीव मृत पौधों या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे जंतु छोटे टुकड़ों या भागों में न विभाजित हो जाएं। इन जीवों को अपधर्भोजी या अपधरहारी कहते हैं। उदाहरण जैसे कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, है ना, ये सब हो जाते हैं। मृदा, सूत्रकृमि, केचुआ आदि। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स, साइरस, पूंछ की हड्डी, कान की मांसपेशियां, नरों में निप्पल्स, ये सब क्या हो जाते हैं? ये अवशेषी अंग है। मतलब अवशेषी अंग यानी है तो, लेकिन ये काम में नहीं है, है ना, तो ये चीज हो जाती है। अब उसके बाद आपका जो 2019 का पेपर है उसके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे। धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो धातु तथा अधातु में अंतर जान लेते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। और अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते अधातु कहलाते हैं। अथवा अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुएं प्राय ठोस होती हैं, जैसे पारा। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में होती हैं, जैसे ठोस, हवा, गैस में पाई जाती हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें कोई चमक नहीं पाई जाती। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं, अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिआकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न कर देते हैं। उपयोग इसका किसमें? जैसे फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो टेप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में एक चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। ठीक है ना। लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में, यानी विद्युत जनित जनित्र किसको कहते हैं? तो जनरेटर को कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है प्राथमिक उपचार के कौन कौन से आवश्यक बातें जरूरी होती हैं। तो प्राथमिक उपचार में देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार को आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए। घायल को कितनी और कैसी कहाँ सहायता दी जाए पर विचार करना चाहिए। इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। घटना स्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अब देख लेते हैं मेंडलीफ के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है। आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। किसको कहते हैं? आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट कीजिए। लक्षण एचआईवी को एड्स रोग उत्पन्न करता है कि मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। विषाणु का आरएनए जीनोम रिवर्स
लिसेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक प्रोवाइड्स निर्मित करता है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रसित होता है तो इसे भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूर्ण शरीर में दर्द, खांसी, मुख व आंत घाव ये हो जाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताएं तो दीर्घाकार आपके हो जाते हैं एक समान, यहाँ पे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है, एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रख दिया गया है। यहाँ पर आपका हो जाता है। और अभी एक क्वेश्चन आपका रह गया है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। यहाँ पे देखिए आपका ये फिलामेंट का तार हो जाता है, ये सुचालक तार, पीतल की टोपी, पिन, कांच की छड़, कांच का बल्ब, ये सभी हो जाते हैं। हम एक वीडियो आप लोगों के लिए इस तरह से लाएंगे जिसमें आप लोगों के सिर्फ चित्र ही चित्र होंगे, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है। अब आपके देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस, देख लेते हैं। पहले 20 के हम देख लेते हैं, है ना, जो हमारे 2020 में आए हुए क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ये वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है वात्या भट्टी। ये भट्टी यहाँ पे वात्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हमने आधा ला बना दिया था, ठीक है ना। ये भट्टी इस्पात की चादरों से बनी होती हैं जिसके भीतरी भाग में अग्नि से ईंटों का स्तर लगा होता है। भट्टी जल के जैकेट से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपरी भाग में अयस्क डालने के लिए द्वार होता है तथा बेकार गैसों के निकलने के लिए ऊपरी कोने में एक मार्ग भी होता है, ठीक है ना। इस तरह से हो जाता है। ये देखिए आपकी वात्या भट्टी भी हो जाती है। आप इस तरह से बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। यहाँ से व्यर्थ गैसें निकली हैं, भर्जित अयस्क, कोक सिलिका, ये हो जाता है। पानी का जैकेट, देखिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना। गर्म धातु ये है और ये मेट, ये धातुमल हो जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है आपका डार्विनवाद को समझाएं। तो अब डार्विनवाद को समझ लेते हैं। डार्विनवाद है चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास के संबंध में प्रस्तुत विचार ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में वर्ष 1959 में प्रकाशित किए गए। इसके मुख्य बिंदु निम्नवत है। प्रत्येक जीव जाति में संतानोत्पत्ति होने की प्रचुरता होती है। इसके बावजूद प्रकृति में प्रत्येक जाति की जीवधारियों की संख्या सीमित रहती है क्योंकि प्रत्येक जीवधारी को अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। अंतरजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष, है ना। इस तरह से ये संघर्ष सभी को करना रहता है। समस्त जीवधारियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं रंग रूप के साथ ही विभिन्नताएं विभिन्न लक्षणों की हो सकती हैं। जीवन के संघर्ष में वही जीवधारी सफल हो पाते हैं जैसे वातावरण के अनुकूल विभिन्नताएं होती हैं। देखिए कौन जीवधारी सफल हो पाते हैं, जो वहां के अनुकूल ढल पाते हैं। जैसा जहां पे जिस तरह से सब रह रहे हैं आप भी उसी तरीके से रहने लगे। देखिए आप उसमें ढल पाएंगे कि नहीं। जैसे कोई चीज है, आपको उसकी नीड है ना, कोई चीज नीड है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप स्ट्रगल करोगे, संघर्ष करोगे, तभी वो चीज आप प्राप्त कर पाओगे। ये भी चीजें हो जाती है ना। तो संघर्ष के बिना आप कोई चीज नहीं प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आपका हो जाता है प्राकृतिक वर्ण से विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्र होती रहती है तथा कालांतर के बाद विभिन्नता के चलते नई पीढ़ी बन जाती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मेंडलीव के लाभ और दोष इनकी जो सारणी के हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ देख लेते हैं। इस सारणी में 92 तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन 9 समूहों में कर दिया गया है, ठीक है ना। परमाणु भार का आकलन सहजता से कर सकते हैं। संदेहात्मक परमाणु भारों का सही निर्धारण में सहायता मिलती है। नए तत्वों की खोज में सहायता प्राप्त होती है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष हो जाते हैं। सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। तत्वों के वर्गीकरण के आधार परमाणु भार होने पर समस्थानिकों के लिए सारणी में स्थान नहीं है। कुछ तत्वों में युग्म ऐसे जिनमें पहले तत्व का परमाणु भार उनके आगे वाले तत्व से ज्यादा है, जैसे आर्गन 40 पोटेशियम 39 से पहले है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन आपका हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाएं। तो खाद्य जाल को समझ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल, जब विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो खाद्य जाल का निर्माण होता है। इस प्रकार विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के मिलने से खाद्य जाल बनता है। खाद्य जाल एक जटिल संरचना होती है। इसमें भोजन अथवा ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पौधे हैं, तो पौधों को ऐसा तो है नहीं सिर्फ खरगोश ही खा रहा है या कीट पतंगे खा रहे हैं। इनको तो देखिए खरगोश भी खाएंगे और कीट पतंगे भी खाएंगे। और देखिए यहाँ पे चूहा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे समझ सकते हैं कीट को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बाज सिर्फ सांप ही को खाएगा, खरगोश को भी खा सकता है ना। और इसने खरगोश को खा लिया और यहाँ पे देखिए बाज और चूहे को भी खा सकता है। इस तरह से देखिए एक जाल टाइप का बनके तैयार हो गया, यानी ये जाल है। और खाद्य ये जाल हो जाता है, जो श्रृंखला सीरीज हो जाती है यानी फूड चैन हो जाती है, वो एक सीरियल वाइज सीधे चलती है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं आप लोगों को बताती ज़रूर हूँ कि आप लोग खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर ज़रूर समझ लीजिएगा। ये खाद्य जाल पौधों से शुद्ध होकर सर्वोच्च मांसाहारी जीव बाज पर जाकर खत्म होता है। इसमें 4 खाद्य श्रृंखलाएं जिन्हें 1 2 3 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनको 1 2 3 यहाँ पे देखिए आपका 1 हो जाता है, 2 3 4 इससे दिखाया गया है ना। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है 16 नंबर का। 15 आपने कंप्लीट कर लिए हैं, 15 तक 16 हो जाता है। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच आपका तुल्य प्रतिरोध की गणना आपको करनी है। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं यहाँ पे उपयुक्त चित्र के अनुसार। अब आपको इसका सूत्र तो पता ही है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है 1/r, यही तो होता है ना, बराबर 1/r 1 + 1/r2 + 1/r3 ये हो जाता है। अब इसको इस तरह से आप पुट कर दें, 1/2 + 1/3 + 1/4 बराबर आपने इसका एलसीएम ले लिया और आपका मान इतना निकल कर आ गया। फिर उसको आपने भाग कर दिया तो भाग से आपका इतना आंसर आ जाता है। और उसके बाद आपका ये 92 और +1 + 5 को आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर देखिए 5 और 1 6 हो जाता है और ये 92 यानी 6.92 मेगा हो जाता है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी साथ में देखते चलिए, है ना। WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC है ना, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं RBCS से अपेक्षाकृत कम होती हैं। ये रंगहीन होती हैं, है ना, तथा इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और आर्गेन्युलोसाइट्स। कौन कौन होती है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स और आर्गेन्युलोसाइट्स हो जाती हैं। उसके बाद इसमें देखिए कहा गया था क्वेश्चन में कि WBC और प्लेटलेट्स पर, तो प्लेटलेट्स पे भी प्लेटलेट्स को भी देख लेते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स अति सूक्ष्म, संकुचनशील, गोल तथा केंद्र रहित होती हैं। ये घाव के स्थान पर रुधिर को जमा करके क्या करती है, थक्का बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका हो जाता है अस्थिभंग क्या है, अस्थिभंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अस्थिभंग का मतलब क्या होता है कि हड्डियों का टूट जाना, वही तो अस्थिभंग होता है ना। तो समझ लेते हैं, किसी हड्डी या अस्थि के टूटने या इसमें दरार पड़ने को अस्थिभंग कहते हैं। हड्डियों पर एक सीमा से अधिक बल दबाव या झटका लगने से या अस्थियों में कर्क रोग होने से या अन्य रोगों के चलने अस्थिभंग हो जाते हैं। अस्थिभंग के प्रकार क्या है, चिकित्सा विज्ञान में अस्थिभंग को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया है। साधारण अस्थिभंग, ठीक है, खुला अस्थिभंग, विखंडित अस्थिभंग, संपीड़न अस्थिभंग, ये सब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का देखिए ये कंप्लीट हो जाता है 2020 तक का। अब 2021 के लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज को देखेंगे। इसमें आपका पहला प्रश्न हो जाता है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट करें। तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट, इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आपका हो जाता है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। हालांकि कई बार देखिए इसको चित्र के माध्यम से भी बता चुके हैं, तो यहाँ पे आप समझ लें और अच्छे से इसको ध्यान में रखें, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला सरल संरचना होती है, क्योंकि बिल्कुल भाई खाद्य श्रृंखला सरल ही तो होती है, ऐसे एक लाइन में होती है। और खाद्य जाल देखिए जाल टाइप का बन गया, तो ये क्या हो गया, ये एक क्या हो गई, जटिल है, जटिल हो गई। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं और खाद्य जाल का निर्माण खाद्य श्रृंखला से होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, तो भाई दिशा में तो हुआ ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ऐसे हो जाता है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशात्मक होता है। भाई पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे भी ये खरगोश भी खा रहे हैं, कीट पतंगे भी खा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मेढक भी खा रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह से ये सब बनता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे, तो इस तरह से ये पूरा एक खाद्य जाल यानी खाद्य जाल बनता चला जाता है, ठीक है। इसमें जीवों की संख्या कम होती है, हाँ बिल्कुल कम होती है भाई, ऐसे बिल्कुल सीरियल वाइज ऐसे चल रहा है तो जीवों की संख्या कम है। और इसमें जीवों की संख्या ज्यादा हो जाती है, हाँ तो बिल्कुल हो जाती है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कूलाम का नियम समझाएं। अभी क्वेश्चन आप देख लें तब चलते हैं। कूलाम का नियम, तो यहाँ पे कूलाम का नियम आप समझ लें। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर बिंदु बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपका हो जाता है यहाँ पे, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली परिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली परिविधियों का उल्लेख हो जाता है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उनको परिष्कृत करके उपयोग में लाए जाने वाले योग्य बनाने के लिए प्रक्रम को धात्विकता कहते हैं। सभी प्रकार की धातुओं को उनके अयस्कों से ही विधि से प्राप्त करना संभव नहीं होता। यद्यपि धात्विकता प्रक्रम में मुख्यतः 3 पर निश्चित रूप से होते हैं: अयस्क की समृद्धि, अपचयन तथा परिष्करण। उसके बाद क्वेश्चन है रक्त के थक्का बढ़ने की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें हो जाता है स्कंदन के लिए रक्त के बिंबाणु प्लेटें सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकने लगते हैं और साथ साथ फाइब्रिन भी जमा करा जाता है। यदि स्कंदन ठीक से ना हो तो घाव से रक्त बहता है जो प्राणी के लिए हानिकारक होता है या मृत्यु का कारण बनता है। क्वेश्चन हो जाता है यदि किसी परिपथ में 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो Q बराबर 10⁵ समय देखिए 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 की आप गुणा कर दें। उसके बाद Q बराबर IT और 10⁵ यहाँ पे है और जो आपने गुणा किया उससे आपको ये आंसर यहाँ पे प्राप्त हुआ गुणा करने पर, ठीक है ना। और उसके बाद इसको आपने 10 गुणे 10 और गुणे 10 यही तो करेंगे ना आप, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बार है तो आपका आंसर निकल कर ये आएगा 1 2 3 4 5, 5 बार 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 बार 0 हो गए और 3600 तो यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखिए 2 0 ये ऊपर के काट दीजिए और 2 0 नीचे के काट दीजिए, तो आपका बचा कितना, तो ये 1000 बचा और ये 36। अब आप इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो आपको 27.7 एम्पियर, ये आंसर आपका सही है यहाँ पे, ठीक है ना। थैलेसियम रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जो एनीमिया और थकान का कारण बनती है। या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बहुत ही कष्टदायक रोग होता है। और इसमें क्या होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ना, सूखता चेहरा, वजन न बढ़ना, ये सभी हो जाते हैं। और इन सभी कारणों से अगर व्यक्ति पर ध्यान ना दिया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फर्स्ट एंड बॉक्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी 2021 का लास्ट क्वेश्चन है। अभी आपकी सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी 22 का शेष रह गया है। फर्स्ट एंड बॉक्स क्या होता है, इसके कार्यों को समझाएं। फर्स्ट एंड बॉक्स एक ऐसी किट है जिसमें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाएं, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाला कुछ सामान होता है। इस किट की मदद से हम व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाते हैं। इसलिए यह प्रत्येक घर, संस्थान तथा यात्रा में भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स भाई आप थोड़ी सी मेडिसिन साथ में जरूर रखें, थोड़ा सा कॉटन रखें, डेटॉल, इस तरह से चीजें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और कॉटन की पट्टी भी ज़रूर रखें। अगर ये कभी कभी ऐसा हो जाता है ब्लड निकलने लगता है तो उसको बांध लेते हैं, है ना, तो इतना सामान आपके साथ ज़रूर होना चाहिए।
तो यहाँ पे आपका 2021 का पेपर सॉल्व हो जाता है। अब आपका देखते हैं 2022, है ना। तो 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कर लेते हैं भाई, है ना। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवांतरों के अंतर को विभवांतर या वोल्टता कहते हैं। दूसरे शब्दों में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण से आपका क्या आशय, इसकी प्रमुख विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देख लेते हैं, धातु का निष्कर्षण, धातुओं को उनके प्राकृतिक स्रोत से विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों का प्रयोग करके प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है ना। विधियां अयस्क का पीसना, निस्तापन, भर्जन, परगलन, शोधन, ये हो जाता है। क्वेश्चन है प्राथमिक सेल से आपका क्या अभिप्राय है, शुष्क सेल की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाता है प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे शुष्क सेल। तो इसका देखिए सचित्र वर्णन इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से, ये तो बहुत ही आसान है ना। देखिए आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके फिर इसको इस तरह से बना सकते हैं और इसका नामकरण आप लोग कर सकते हैं। जैविक तथा अजैविक, यहाँ पे आपका हो जाता है घटकों को परिभाषित कीजिए। तो जैविक घटक कौन हो जाते हैं, जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है, और अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं जो ये भी पारितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं। पारितंत्र तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता जब तक जैविक एवं अजैविक घटक दोनों बराबर हिस्सेदारी ना निभाएं, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है लाल रक्त कणिकाएं तथा श्वेत रक्त कणिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है धातु अधातु, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। आकार 6-8 यूएम व्यास के बीच होता है और आकार 12 से 17 यूएम व्यास के भिन्न होता है। अब आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, एड्स क्या है, इसकी संरचना, कारण, लक्षण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स एक सिंड्रोम है, अर्थात एड्स विभिन्न बीमारियों का समूह है। सिंड्रोम का आशय होता है बीमारियों का समूह। अतः सामान्य धारणा बनी हुई है कि एड्स एक बीमारी नहीं है बल्कि क्या है, बीमारियों का एक समूह है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बहुत इसमें थोड़ा सा और भी डिटेल में कर लीजिए कि सिंड्रोम का अभिप्राय होता है कि एड्स एक विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है, ठीक है ना, जिसको HIV कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, तो HIV कहते हैं। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु है। एड्स का वायरस एक HIV का लक्ष्य कोशिका T4 लिम्फोसाइट्स है। ये लिम्फोसाइट्स मानव में प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती है, परंतु HIV को वायरस T4 लिम्फोसाइट्स को लक्ष्य मानकर प्रतिरोध तंत्र को निर्बल बना देता है, जिससे एड्स पीड़ित व्यक्ति में विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। एड्स रोग का पता 1981 में चला था। 1982 में एड्स का वायरस HIV भी यानी HIV संज्ञान में आया था। और अगर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके कारण क्या हो जाते हैं, तो एड्स के प्रमुख कारण हो जाते हैं एड्स पीड़ित के साथ लैंगिक सहवास के कारण एड्स हो जाता है। और मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई या डॉक्टरों द्वारा साझा इंजेक्शन सुई का प्रयोग करने से भी एड्स हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण ये हो जाते हैं कि जैसे इस रोग में व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और व्यक्ति को एक बार जो भी रोग हो जाता है वो ठीक नहीं होता। और बचाव की अगर बात की जाए तो देखिए बचाव भी देख लेते हैं। बचाव असुरक्षित सहवास से बचना और नशीले पदार्थों को इंजेक्शन द्वारा ग्रहण नहीं करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो 2016 से लगा के 2022 तक के सभी लघुत्तरीय प्रश्न थे वो सभी सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। इसमें एक से दो वीडियोस और साइंस के आएंगे, जिसमें आपके देखिए एक वीडियो में तो आपके चित्र हम आपको जो इम्पोर्टेंट चित्र हैं उनको आपको सभी लेकर आएंगे, जिसमें इंग्लिश में नाम है तो उनको हिंदी में भी कन्वर्ट करके लाएंगे, इस तरह से अच्छे बनाना बताएंगे। और एक वीडियो इस तरह का होगा जिसमें आप लोगों के और भी कुछ थोड़े बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।